महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, राजनीतिक मामलों में निरंतरता एक गधे का गुण है। ये बात हमें याद दिलाती है कि बदलते वक्त के साथ विचारों का विकसित होना कितना जरूरी है, खास तौर पर जब हम शासन और समाज के सिद्धांतों पे गौर करते हैं। नमस्कार, आज हम दो बेहद महत्वपूर्ण विचारधाराओं, उदारवाद और समाजवाद पर एक कह सकते हैं गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारी ये बातचीत द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है और ये विश्लेषण इन व्यवस्थाओं की प्रभावशालीता पर, खासतौर पर स्वतंत्रता और समृद्धि के पैमाने पर कुछ तीखे सवाल खड़े करता है। देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गवर्नेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी की समझ के लिए, पर यह आम जानकारी के लिए भी उतना ही दिलचस्प है। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के मुख्य तर्कों को समझना, उन पर बात करना। तो शुरू करते हैं समाजवाद की आलोचना से जो इस विश्लेषण में की गई है। एक केंद्रीय तर्क यह है कि समाजवाद अपने वादे पूरे करने में, समृद्धि, समानता या स्वतंत्रता देने में कथित तौर पर नाकाम रहा है। और यहाँ गांधी जी के विचार बड़े प्रासंगिक लगते हैं। पहला तो ये कि साध्य और साधन जुड़े हुए हैं, आप बुरे तरीकों से एक अच्छा समाज नहीं बना सकते। और दूसरा, उनका ये मानना कि राज्य वो व्यक्ति की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। हाँ। और इसी तर्क को आगे बढ़ाने के लिए विश्लेषण भारत का उदाहरण देता है। आज़ादी के बाद के शुरुआती करीब 15 साल कहा गया है कि इस दौरान जीवन स्तर ज्यादा बदला नहीं, ठहरा सा रहा, और खेतीहर मजदूरों और मध्य वर्ग की जो असल कमाई थी वो घटी। एक और दिलचस्प बात इसमें कही गई है एक नए वर्ग के उभरने की। न्यू क्लास। न्यू क्लास। इसमें कौन थे? राजनेता, अफसर, कुछ व्यवसायी। ये लोग लाइसेंस राज और अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर लाभ कमा रहे थे। इससे असमानता बढ़ी, ऐसा तर्क है। पंचवर्षीय योजनाओं को भी इसी नजरिए से देखा गया है। बिल्कुल। और यहीं पर वो स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका वाला सवाल बहुत अहम हो जाता है। देखिए, विश्लेषण में इतालवी विचारक बेनेडेटो क्रोचे का जिक्र आता है। उनका मानना था कि जहां स्वायत्त सामाजिक शक्तियां नहीं होती, ऐसे वर्ग जो अपनी पहचान रखते हों, जैसे निजी संपत्ति के मालिक या स्वतंत्र पेशेवर, तो वहां स्वतंत्रता टिक नहीं पाती, वो मुरझा जाती है। अच्छा। हाँ, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि जब ज्यादातर लोग सरकार के ही कर्मचारी बन जाते हैं, तो सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कौन करेगा? कोई स्वतंत्र आधार ही नहीं बचता। तो इससे क्या होता है? राज्य की ताकत बेतहाशा बढ़ जाती है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सिकुड़ जाती है। और शायद यही वजह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि समाजवादी राज्यों में आज़ादी का साफ तौर पर नुकसान देखा गया। राज्य कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत होता गया। तो फिर अगर समाजवाद पर ये सवाल हैं, तो विश्लेषण के अनुसार विकल्प क्या है? यहाँ उदारवाद सामने आता है। ब्रिटिश विचारक हॉबहाउस का हवाला दिया गया है। उदारवाद इस यकीन पर आधारित है कि समाज व्यक्ति की अपनी दिशा तय करने की क्षमता पर भरोसा कर सकता है। स्वतंत्रता सिर्फ एक हक नहीं, समाज की जरूरत है। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसका मतलब है एक मुक्त बाजार, जहां सरकार का दखल कम से कम हो। और यहीं वो उपभोक्ता राजा है वाली बात आती है। कंज्यूमर इज किंग। हाँ, कंज्यूमर इज किंग। क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये सरकार या कोई योजना आयोग तय नहीं करेगा। ये तय होगा लोगों की पसंद से, बाजार की मांग से। इसे विश्लेषण ने बाजार का मतपत्र कहा है, जैसे लोग खरीदकर वोट दे रहे हों। हाँ, ये दिलचस्प है कि ये काम कैसे करता है। विश्लेषण ये बताता है कि दो मुख्य चीजें हैं। एक तो मुनाफे की इच्छा, प्रॉफिट मोटिव, और दूसरा मांग और आपूर्ति का नियम। यही उत्पादन को दिशा देते हैं। सही। जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। ये उत्पादकों के लिए एक सिग्नल है कि और बनाओ। और जब आपूर्ति मांग से ज्यादा हो जाती है तो कीमतें गिरती हैं। इस तरह तर्क ये है कि बड़े से बड़े पूंजीपति को भी अंत में छोटे से छोटे उपभोक्ता की जरूरत का ध्यान रखना ही पड़ता है। अच्छा, तो इसके नतीजे क्या बताए गए हैं इस विश्लेषण में? नतीजे: पहला, समृद्धि। दावा है कि उदार अर्थव्यवस्था वाले देशों में लोगों की खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर, समाजवादी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। विश्लेषण ये भी कहता है कि ये जो उदार तरीके हैं
आर्थिक स्वतंत्रता वाले, ये राज्य पूंजीवाद या एटैटिज्म, मतलब जहां अर्थव्यवस्था पर राज्य का बहुत ज्यादा नियंत्रण हो, उसकी तुलना में सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि और स्वतंत्रता की तरफ ज्यादा तेजी से ले जाते हैं। और दुनिया भर में जो समाजवाद से हटकर उदार लोकतंत्र की तरफ रुझान देखा गया है, उसे भी इसी से जोड़ा गया है। तो संक्षेप में कहें तो द प्रिंट के इस विश्लेषण के मुख्य तर्क हमने देखे। एक तरफ समाजवाद पर अपने वादे पूरे न कर पाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ उदारवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाजार व्यवस्था के जरिए समृद्धि और न्याय का रास्ता बताया गया है। बिल्कुल। और इन तर्कों की रोशनी में एक अहम सवाल सोचने के लिए ये उभरता है, भविष्य में खासकर भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में सरकारी दखल और व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता के बीच वो सही संतुलन, वो बैलेंस कैसे बन सकता है, और वो कौन से दूसरे पहलू हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक या शायद भू राजनीतिक, जिनकी चर्चा इस विश्लेषण में नहीं है, पर जो इस संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं तक। अगर आपको द प्रिंट के इस विश्लेषण पर आधारित ये बातचीत उपयोगी लगी हो और आप यूपीएससी या समसामयिक मुद्दों की ऐसी ही गहरी समझ बनाने में रुचि रखते हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। धन्यवाद।